हाय एवरीवन। कुछ दिन पहले मैं एक्चुअली यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था। ऐसे ही एज वी यूजुअली डू, हम जब पढ़ने का मन नहीं करता तो हम यूपीएससी से रिलेटेड या समथिंग कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं, टॉपर्स टॉक एंड ऑल। तो मैं भी ऐसे कुछ वीडियोस देख रहा था तो मुझे एक चैनल मिला, उसका नाम है अंडरस्टैंड यूपीएससी करके। और इस चैनल को जो रन करते हैं वो है सत्यम जैन। ये इनको चैनल को रन करते हैं, बेसिकली इन्हीं का चैनल है वो। मैंने चैनल पे एक वीडियो देखा, काफ़ी कुछ अच्छे कंटेंट है, नो डाउट। मैंने बहुत सारी चीज़ अच्छे अच्छे देखी है इन पे, काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन एक वीडियो जो इन्होंने बनाया था रिगार्डिंग मेंस टेस्ट सीरीज और इवैल्यूएशन से समथिंग, ऐसा वीडियो था। उसमें कुछ चीज़ें जो मुझे सही नहीं लगी किसी के पर्सपेक्टिव से और किसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले समझते हैं सत्यम जैन जो हैं बेसिकली, ठीक है, इनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों इन्होंने वीडियो बनाया। इनके अकॉर्डिंगली जो मेंस का टेस्ट सीरीज होता है या मेंस का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है या टेस्ट सीरीज रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम जो होता है, बेसिकली उनके अकॉर्डिंगली गार्बेज है। इवैल्यूएशन इज़ टोटली समथिंग लाइक गार्बेज अकॉर्डिंग टू सत्यम जैन। चलो ठीक है, ये इनका प्रॉब्लम था, इसके वजह से इन्होंने इस पर वीडियो बनाया। ठीक है, मैंने इस वीडियो को देखा और मुझे भी कुछ लगा कि सही नहीं है। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम रिक्वेस्टिंग यू वन थिंग गाइस, दैट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो लॉजिकली एंड टेक्निकली, बिकॉज वट एवर डिस्कशन जो होगा हमारे बीच में डेफिनेटली एक लॉजिकल बेस होगा और एक टेक्निकल बेस होगा। ठीक है, बीइंग अ टेक्निकल गाय ऑब्वियसली आई विल टॉक अबाउट टेक्निकली। ठीक है, मैं टेक्निकली बात करूँगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड टेक्निकली, हम थोड़ा सा डिस्कशन लॉजिकली करेंगे यार। हमें एक ऐसा नहीं है कि एक जस्ट मैं आपको फैक्ट बता दूंगा, फैक्ट के बेसिस पे आप समझ लोगे कि अच्छा 1+1 2 होता है। नहीं, मैं आपको पूरा जो भी डिस्कशन होगा टोटली मैं लॉजिक बेस बताऊंगा और टेक्निकली बताऊंगा। ठीक है, अब मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो में प्रॉब्लम लगा, बेसिकली मैं ये डिस्कस करता हूँ। मुझे प्रॉब्लम लगा जिन्होंने, सत्यम भाई ने जिस वीडियो को बनाया है बेसिकली, वो बिगनर के कॉन्टेक्स्ट में लगा। जिन्होंने अभी तक मेंस दिया नहीं है बेसिकली उनके कॉन्टेक्स्ट में मुझे प्रॉब्लम लगा। ओके, नॉट फॉर दैम कि जो जिन्होंने वो 3-4 अटेम्प्ट मेंस लिख चुके हैं या ऑलरेडी एडवांस लेवल पे हैं, बिगनर लेवल से निकल चुके हैं, उनके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उस वीडियो में टोटली मैं उनकी बात से अग्री करता हूँ एडवांस लेवल के लिए, बट नॉट फॉर द बिगनर। मुझे बिगनर के लेवल पे प्रॉब्लम है। फाइन, लेट्स स्टार्ट। क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, क्या उन्होंने कहा है, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने कहा है बेसिकली, उन्होंने ये कहा है कि जो हम मेंस के आंसर लिखते हैं 10 मार्कर में से, उसमें हमें 3.5 4.5 एवरेज मार्क मिलते हैं। अगर आपने मेंस का आंसर लिखा होगा तो आपको पता होगा कि ये एवरेज मार्क है, यही मार्क्स मिलता है ऑन एन एवरेज। इससे ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिल जाएगा, जो कि 5 तक मुझे मिला है। इससे ऊपर तो 10 मार्कर में मुझे भी नहीं मिला अभी तक, तो 5 मैक्सिमम मिल जाएगा। तो इनका कहना है कि बाकी के मार्क्स कहाँ गए। जो अगर आपको 5 मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो रिमेनिंग 5 मार्क्स कहाँ गए। अगर आपको 3.5 मिल रहा है तो रिमेनिंग 6.5 कहाँ गए, 5.5 कहाँ गए। उनका क्वेश्चन ये है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, दैट इज़ बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी 15 मार्कर के 10 क्वेश्चन पूछता है, एज वी नो दैट, और 10 मार्कर के क्वेश्चन 10 पूछता है। टोटल हो गए 20 क्वेश्चन एंड 250 मार्क्स, राइट। अब वन थिंग आप एक समझिए कि यूपीएससी के टॉपर के आपने मार्कशीट देखा होगा, आई एम होपिंग, एंड आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि यूपीएससी को जीएस, मतलब यूपीएससी के जो टॉपर होते हैं बेसिकली उनके जीएस में मार्क्स कितने होते हैं। ऑन एन एवरेज 350 से लेके 450, और किसी किसी को 450 प्लस हो जाता है। तो अगर हम इसको एवरेज निकालें आउट ऑफ 1000, तो ये कितना निकल के आएगा एवरेज, क्या लगता है आपको। ये जो एवरेज निकल के आएगा, अगर हम इसमें देखें, ये एवरेज निकल के आता है आपका 3.5 से 4.5। तो क्या यूपीएससी 10 में से 10 मार्क्स या 15 में से 15 मार्क्स दे रहा है। अगर सत्यम भाई ने जो बोला है कि मेरे 3.5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो बाकी के मार्क्स कहाँ गए, 6.5 मार्क्स कहाँ गए, उनका ये कॉल है। तो एक बात बताइए, क्या यूपीएससी 10 में से 10 अगर मार्क्स दे रहा होता, तो जो टॉपर्स हैं हमारे उनको 350-400 मार्क्स क्यों मिल रहे हैं। उनको भी तो ऐसे मार्क्स मिलने चाहिए थे, लाइक 1000 मिलने चाहिए थे उनको, 1000 या 900 के आसपास मार्क्स मिलने चाहिए थे। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो जो ये बात कर रहे हैं कि मेरे मार्क्स कहाँ गए, यहाँ पे गए आपके मार्क्स। क्योंकि यूपीएससी ऑन एन एवरेज आपको मार्क्स कितना दे रहा है, इतना मार्क्स ही दे रहा है ऑन एन एवरेज आपको। तो ये जो इनका जो डाउट था बेसिकली, ठीक है,
कि मेरे मार्क्स कहाँ गए, ये मुझे लॉजिक लेस लगा। और इसके बेसिस पे कि 6.5 मार्क्स मेरे कहाँ गए, इस बेसिस पे इन्होंने मेंस की इवैल्यूएशन को, मेंस के जो भी इंस्टीट्यूट है जो मेंस का इवैल्यूएशन मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, उनको उन्होंने गार्बेज बोला है, जिस बात से मैं अग्री नहीं करता हूँ। ओके फाइन, ठीक है। एंड द सेकेंड डाउट जो मुझे प्रॉब्लम लगा, दैट आई एम डिस्कसिंग विथ यू, दैट इज़ उन्होंने खुद एक आंसर लिख के दिखाया है बेसिकली। चलिए ठीक है, दैट्स ग्रेट, उन्होंने लिखा है, बट आई डोंट वांट टू हर्ट समवन। और बेसिकली आप उनके चैनल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो 6 अटेम्प्ट में है करंटली। अगर देखिए बेसिकली मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर उनको पता है हाउ टू राइट आंसर, उन्होंने खुद आंसर लिख के दिखाया, उन्होंने फैक्ट लिख के बताया, उन्होंने डायग्राम लिख के बताया, उन्होंने स्ट्रक्चरिंग करके बताया कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, एक आंसर को कैसे लिखा जाता है। तो मुझे, मैं एक चीज़ बताता हूँ, यूपीएससी में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। बेसिकली सिलेक्शन जो होता है ना, मेंस के मार्क्स से होता है, और मेंस के मार्क्स से भी सिलेक्शन 2 सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ एक एसे एंड इथिक्स, उसके बाद ऑप्शनल। और इन्होंने जो है भाई साहब ने इथिक्स के पेपर लिखे हैं, ठीक है। इट मीन आप समवेयर इथिक्स में अच्छे हो, तभी आपने इथिक्स के पेपर को लिख के दिखाया है कि कैसे लिखा जाता है इथिक्स के पेपर को, ठीक है। तो मेरा ये डाउट है इसमें कि अगर आपको इतना ही पता है कि हाउ टू राइट आंसर, तो आप 6 अटेम्प्ट में क्या कर रहे हो अभी तक? क्योंकि हमारा तो यूपीएससी में सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? मेंस के मार्क्स पे। जब आपका मेंस इतना ही स्ट्रांग है तो आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो अभी तक? चलिए ठीक है, अगर एक फैक्टर आप ये बोल रहे हो कि हो सकता है, देयर आर हाई प्रोबेबली दैट कि लक फैक्टर हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए मैं अग्री करता हूँ कि हाँ चलिए सत्यम भाई के साथ लक फैक्टर हो सकता है। तो एक बात बताइए आप मुझे कि चलिए ठीक है, मैंने अग्री कर लिया कि आपका अभी आप 6 अटेम्प्ट में हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपका लक आपके साथ नहीं है, ठीक है, आप 6 अटेम्प्ट में हो बिकॉज ऑफ लक फैक्टर, ओके अग्री। तो सत्यम भाई मुझे एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, दैट इज आपको कैसे पता चला कि आंसर कैसे लिखते हैं? आपने ये बात बताया बिगनर को? आपने उस वीडियो में आपने ये बताया है कि आपको कैसे पता चला कि ये वीडियो मतलब आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे कंक्लूड करते हैं, कैसे स्ट्रक्चरिंग करते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं, कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन को टैकल करते हैं? हम्म, कैसे पता चला? उन्होंने तो नहीं बताया, मैं बताता हूँ आपको उनको कैसे पता चला। इवैल्यूएशन से। अभी वो एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो उनको इवैल्यूएशन गार्बेज लग रहा है। अब इनका सेकेंड एक क्वेश्चन, इनका वापस से एक कहना था, उनका डाउट था, दैट इज़ कि इनका कहना है कि एक बंदा ऐसा है जो कंटिन्यूसली, एक बंदे ए को लेते हैं, एक बंदे बी को लेते हैं। इनका कहना है कि एक बंदा कंटिन्यूसली 350 और 450 के रेंज में स्ट्रगल कर रहा है, और एक बंदा ऐसा है जो 450 प्लस स्कोर कर रहा है कंटिन्यूसली। तो ये तो दोनों बंदे हैं, ये इवैल्यूएशन कहाँ से करवा रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। ये भी तो इवैल्यूएशन कहीं से करवा रहे होंगे, तभी तो इनको मार्क्स मिल रहे हैं। देखिए सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना होता है आपको, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने आपको इवैल्यूएट करके दे दिया, आप वहीं पे छोड़ दिए, भाई मेरा आंसर द बेस्ट आंसर हो गया है, अब यही मैं जाके कॉपी कर दूंगा। आपको समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। चलिए अब देखते हैं, इन्होंने एक चीज़ बताया कि फर्दर इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपको 3.5 मिल रहा है, 3.5 मिल रहा है, या 4.5 मार्क्स मिल रहा है, या 5.5 मिल रहा है 10 मार्कर में से, तो फर्दर इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? फर्दर इंप्रूवमेंट इनका बोलना था कि मुझे 6.5 मार्क्स चाहिए, और वो कौन बताएगा मुझे 6.5 मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कुछ चीज़ों को सजेस्ट किया है, मैं बताता हूँ। जैसे उन्होंने सजेस्ट किया कि पहले आप कंटेंट पे फोकस करिए, आप अपने एडवांस कंटेंट पे फोकस करिए, अपने डायग्राम पे फोकस करिए, फैक्ट्स पे फोकस करिए, डाटास पे फोकस करिए। एंड अगर ये सब आपको लिखना है, फॉर दैट यू नीड स्पीड, नो डाउट, यू नीड टाइम हैंडलिंग एबिलिटी, टाइम को हैंडल करने का एबिलिटी होना चाहिए आपके पास। और इसके साथ, ये लिखने के साथ साथ कुछ जो एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ता है, दैट इज समटाइम वी हैव टू राइट वे फॉरवर्ड, समटाइम वी हैव टू राइट सजेशन, चैलेंजेस, एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में वी हैव टू राइट दिस गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अगर कोई स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, दैट वी हैव टू राइट, और नेसेसिटी। अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है जो यूपीएससी पूछता है समटाइम, इसको समझने की कोशिश करिए। बेसिकली देखिए, एक आई वॉज राइटिंग वन क्वेश्चन दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो बिफोर राइटिंग व्हाट इज लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आई हैव टू राइट व्हाट इज द नेसेसिटी, क्यों हमें लैंड रिफॉर्म करना है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी नेसेसिटी को बताना इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग,
कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई मेजर लिया है, उस पे आपको आंसर लिखने के लिए आया, तो बिफोर दैट यू हैव टू राइट चैलेंजेस। ये तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इसको भी तो टैकल करना पड़ेगा आपको। हाँ, अब मैं यूजुअली इसको सब डायग्राम सन डायग्राम से इसको मेजर मतलब लिखता हूँ। अब एक बात बताइए, ये जो मैंने बेसिकली ये जो पूरा ऐसे डॉट 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 किया है, ये मुझे कैसे पता चला? हाउ आई गॉट टू नो दिस? सपना आया? जी नहीं। क्या इन लोगों ने मुझे बताया? जी नहीं। हाँ, तो बताया किसने? फ्रॉम गार्बेज इवैल्यूएशन। अगर बीइंग अ बिगनर, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिगनर हूँ और मैंने इवैल्यूएशन किया ही नहीं होता, तो क्या मुझे ये पता चलता कि ऐसे भी कुछ आंसर लिखने होते हैं? हाँ, ये सब इनडायरेक्ट क्वेश्चन को टैकल करना होता है, आपको ये करना होता है, आपको ये करना होता है, ये सब बिगनर आपको करना पड़ेगा। तो डू यू थिंक सो इसके बेसिस पे जो सत्यम भाई बोल रहे हैं कि ये इवैल्यूएशन गार्बेज है, तो आपको लगता है बीइंग अ बिगनर ये कि ये आप इवैल्यूएशन जो है गार्बेज, आपको लगता है ऐसा बीइंग अ बिगनर? मुझे तो नहीं लगता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको लगता है तो बता दीजिएगा। खैर, सेकेंड, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, फर्दर इंप्रूवमेंट कैसे करें? जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वही फर्दर इंप्रूवमेंट कैसे करें। तो इंप्रूव कितना करना है हमें? बेसिकली मैं एक चीज़ बताता हूँ, यूपीएससी में मार्क्स दे रहा है 3.5 से लेके 5.5 तक मार्क्स दे रहा है 10 मार्कर में से। तो हम इम्प्रूव कितना करेंगे? हमें एवरेज ही इम्प्रूव करना है, क्योंकि यूपीएससी एवरेज ही मार्क्स दे रहा है। एक जस्ट एग्जांपल आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि फॉर एग्जांपल आपने किसी क्वेश्चन में दी बेस्ट आंसर लिख दिया, और आपने 2 क्वेश्चन को स्किप कर दिया उसके चक्कर में। क्या हो जाएगा? चलिए, इसमें आपको समझिए कि 6 मार्क्स मिल गए, लेकिन आपने 2 क्वेश्चन को तो स्किप कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसमें एवरेज ही आंसर लिखे होते हैं, आपने इसमें एवरेज ही आंसर लिखा होता, आपने एवरेज आंसर लिखा हो, तो 3 भी अगर सब में मार्क्स मिल जाते, स्टिल आपको 3 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो हमें एवरेज ही मार्क्स लिखना है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा यूपीएससी ऑन एन एवरेज हमें मार्क्स इतने ही दे रहा है। ये तो लॉजिक दिख रहा है ना हमें, क्योंकि 350 से लेके 450 के बीच में रेंज में मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये तो एवरेज हो गया। हाँ, तो इसमें हमें क्वेश्चन करने की तो ज़रूरत ही नहीं कि मार्क्स कहाँ जा रहे हैं हमारे। तो हम इम्प्रूव 10 आउट ऑफ 10 का नहीं करेंगे, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे 5 मार्क्स तक का आउट ऑफ 10। इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, दैट्स इनफ, वी कैन डील विद क्वेश्चन। ये मेरा कॉल है। अगर आपको लगता है कि 10 आउट ऑफ 10 इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो एक बात मुझे बता दीजिए कि ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये जो है ना, ये फैक्ट, डायग्राम, वे, सजेशन, ये कोई नहीं लिख सकता है 7 मिनट के अंदर। कोई नहीं लिख सकता इतने सारी चीज़ों को। आपको क्वेश्चन को देखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, फिर क्वेश्चन को आपको सब डिवाइड करना है, उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, फिर कंक्लूजन करना है, फिर आपको क्वेश्चन को लिंक करना है, आपको वे फॉरवर्ड बताना है, आपको कंक्लूजन बताना है, आपको स्ट्रक्चरिंग करना है, आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाना है। डू यू थिंक सो 7 मिनट के अंदर इतना सब पॉसिबल है? और दी बेस्ट आंसर लिखना है, और देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको 9 मार्क्स मिल जाए अकॉर्डिंग टू सत्यम भाई? क्या ही बोले। ठीक है, अब एक चीज़ दो यहाँ पे मुझे, बेसिकली इसका भी लॉजिकली देखिएगा, इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर पार्ट को लॉजिकली देखिएगा। उनका कॉल है कि नॉन इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी क्यों अपलोड करते हैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट? नॉन इवैल्यूएटेड जो आंसर शीट होता है बेसिकली टॉपर्स के, वो अपलोड क्यों करते हैं उन लोग? नॉन इवैल्यूएटेड क्यों नहीं करते? सत्यम भाई का कहना है। पर्सनली मैंने इवैल्यूएटेड देखा है, टू बी ऑनेस्ट। आप भी देख सकते हो, जाके गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। लेट्स कंसीडर कि जो नॉन इवैल्यूएटेड कॉपी इन्होंने अपलोड किया है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ सत्यम भाई के अकॉर्डिंगली कि उन्होंने नॉन इवैल्यूएटेड किया है। चलिए ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ क्यों किया है सत्यम भाई के अकॉर्डिंगली, क्यों किया है? अगर एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू सत्यम भाई, कि इवैल्यूएशन अगर गार्बेज है, यूजलेस है, तो ये इंसान टॉपर कैसे बन गया? आप तो इस वीडियो में यही प्रूव करना चाहते हो ना कि इन्होंने नॉन इवैल्यूएटेड अपलोड इसलिए किया बिकॉज इनकी इवैल्यूएशन तो रद्दी है, इनको पता ही नहीं इवैल्यूएट कैसे करते हैं। आपने वीडियो में यही प्रूफ करना था ना आपको, तो आप तो यही प्रूफ कर रहे थे बेसिकली। तो टेल मी वन थिंग, अगर ये नॉन इवैल्यूएटेड कॉपी इन्होंने अपलोड भी किया है, इनकी इवैल्यूएशन जो बेसिकली गार्बेज है, रद्दी है, यूजलेस है, तो टेल मी ये बंदा टॉपर कैसे बना? क्योंकि इवैल्यूएशन अगर यूजलेस है तो उसके अंदर तो इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। हाँ, अगर इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है तो यूपीएससी रिकमेंड कैसे कर देगा? उसको तो नॉट रिकमेंडेड होना चाहिए।
तो ये लॉजिक लेस लगा मुझे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप खुद लॉजिक से इसको सोच के देखिएगा कि क्या लॉजिक लग रहा है आपको अंदर जो इन्होंने बताया है। नॉन इवैल्यूएटेड इवैल्यूएटेड कॉपी क्यों अपलोड करते हैं। चलिए ठीक है। अब एक चीज़ इन्होंने जो बताया है यहाँ पे कि इवैल्यूएटर को पता ही नहीं है मार्किंग का आइडिया कैसे है। सत्यम भाई के अकॉर्डिंगली ये कहना है कि जो इवैल्यूएटर है मार्केट में, दे डोंट नो हाउ टू गिव मार्क्स ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो सत्यम भाई आप बता दो कैसे मार्क्स देते हैं। चलिए समझते हैं हु इज इवैल्यूएटर, कौन इवैल्यूएट करता है। सबसे पहला देखिए कि माइट भी ये हो सकता है कि जिसने मेंस क्लियर किया हो या इंटरव्यू के स्टेज पे हो, राइट। आपने 1-2 अटेम्प्ट दे दिया, उसके बाद फाइनेंशियली इशू होता है, सबको होता है यार। तो बिकॉज ऑफ दैट इवैल्यूएशन प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, कोई किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेता है इवैल्यूएट करने के लिए। तो ये लोग इवैल्यूएट करते हैं। अब एक बात बताइए, ये तो वही बात हो गई ना बेसिकली कि मतलब आई एम नॉट फ्रॉम यूपी, बट कहते नहीं यूपी में कि चाचा जी विधायक है सब संभाल लेंगे। तो मुझे भी वैसा समथिंग लाइक वैसा ही कुछ लग रहा है कि यूपीएससी के जो इवैल्यूएटर है ना, या तो सत्यम भाई के रिलेटिव्स होंगे या फादर इन लॉ होंगे। तभी इनको पता है ना, तभी ये इस कॉन्फिडेंस के साथ ये जो सत्यम भाई है ये बोल रहे हैं कि इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि इवैल्यूएटर को पता ही नहीं मार्किंग कैसे करना है। तो आपको पता है बेसिकली, क्योंकि माइट बी दे आर योर रिलेटिव्स और फादर इन लॉ हो सकते हैं। एंड कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट इज कि नो वन नोज यार, नो वन नोज, किसी को नहीं पता यार, घंटा किसी को नहीं पता है एक्सेप्ट यूपीएससी। क्या यूपीएससी बाहर लिंक कर रहा है क्या? हाँ, किस बेसिस पे आपने ये ब्लेम कर दिया कि मतलब इवैल्यूएटर को पता नहीं है मार्किंग कैसे करना है। हाँ, इसी इवैल्यूएटर के इवैल्यूएट करके मतलब आज इतने सारे 2022 तक टॉपर बन गए, और इसी इवैल्यूएशन को आप बोल रहे हो कि गार्बेज है, रद्दी है। ओ गॉड। एंड सेकेंडली, एक बार मैं विकास शायद से मैंने ये जो विकास सर हैं दृष्टि आईएएस के हैं, ठीक है, इन्होंने मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, वो जस्ट स्क्रोलिंग में शायद से रील्स पे देखा था या कहाँ देखा था, यूट्यूब पे ही देखा था। उन्होंने मुझे बताया था कि मार्किंग कैसे होती है, मतलब मुझे नहीं बताया था बेसिकली, उस वीडियो में बताया था। ही वॉज सेइंग दैट कि मतलब फॉर एग्जाम्पल इवैल्यूएटर जो है ना, पहला आपका पहला क्वेश्चन देखेगा। अगर उसने पहले क्वेश्चन में आपको पता है कि आप दी बेस्ट आंसर लिखोगे, समझो फॉर एग्जाम्पल आपको 5.5 मार्क्स मिल गया पहले क्वेश्चन में, और उनका कहना था कि अगर पहले क्वेश्चन में 5.5 मिल गया आपको, तो दैट इज़ योर वन ऑफ द बेस्ट मार्क। ठीक है, अब उनको उसको इवैल्यूएटर को समझ में आ गया कि इस बंदे की यही औकात है, इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो जो मार्क्स देगा ना, ऑन एन एवरेज आपको इसी के अंदर मार्क्स देगा, मतलब 5.5 के अंदर ही इवैल्यूएटर देगा, क्योंकि पहला कॉपी आपका देख लिया है उसने। लेकिन ये जो विकास सर ने भी बोला ना, ये लॉजिकलेस है। क्यों लॉजिकलेस है? आप एक सिंपली बताइए, इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है कि जो पहला आंसर होगा दी बेस्ट आंसर होगा, वो दी वर्स्ट भी तो आंसर हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कि एक इवैल्यूएटर जस्ट बिकॉज ऑफ पहले आंसर के बेसिस पे जज कर लेगा उसको? हाँ, हाँ, उसकी ज़िंदगी थोड़ी ना बर्बाद करनी है यार। हो सकता है कि मतलब देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि उसको वो जो पहला क्वेश्चन हो वो उसको आता ही ना, उसने लास्ट में टैकल किया उस क्वेश्चन को। देर आर हाई प्रोबेबिलिटी, देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि जो पहला क्वेश्चन है उसने दी बेस्ट लिखा हो, और देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि उसने जो पहला क्वेश्चन है उसको दी वर्स्ट आंसर लिखा हो। तो आप किसी भी क्वेश्चन पे जज नहीं कर सकते किसी को यार। देखिए, मैं सिंपली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यूपीएससी के फील्ड में आप आपको दिमाग को खुला रखना है। ठीक है, कोई भी जो ये महान लोग हैं आजकल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनका सुनना नहीं है आपको यार, आपको अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा लॉजिक सोच के देखो ना, क्या लॉजिक है यार। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि पहला आंसर आपका जो है वो दी बेस्ट आंसर हो गया, उसके बाद आपका वो इवैल्यूएटर साला औकात चेक कर लेगा, उसके बाद आपको उसी के अंदर मार्क्स देगा। घंटा मजाक लगा रखा है इन लोगों ने। एक अभी फॉर एग्जांपल इनका कहना है कि आपने अगर दी बेस्ट आंसर लिखा तो यू कैन स्कोर 8 और 9 और 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स। रियली? ठीक है, आप देखिए, मैंने इसमें 2 केस लूँगा। पहले फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बंदे ने 3 से 4 अटेम्प्ट दिया है, तो आप खुद कंसीडर करिए कि अगर आपको 3 साल 4 साल हो गए प्रिपरेशन के, तो आपके पास ऑलमोस्ट स्टैटिक का नॉलेज होगा। आपको पता होगा कि कंटेंट को कैसे इन्हांस करना है, कि फैक्ट्स को कैसे ऐड करना है। आपको डायनामिक्स और स्टैटिक्स का अंडरस्टैंडिंग होगा, आप को रिलेट कर सकते हो, आप लिंक कर सकते हो। राइटिंग स्पीड होगा, मतलब ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस होगा टॉप क्लास ही होगा। जस्ट यू हैव टू इम्प्रूव समवेयर। ठीक है, अगर यूजुअली जो स्टूडेंट करते हैं, आपने अगर किसी भी टॉपर स्टॉक में देखा होगा, यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं,
15 मार्कर के जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले टैकल करते हैं रादर देन 10 मार्कर, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोबेबली आपको कम से कम 6 to 7 के पास आपको मार्क्स मिल सकता है इसमें। ओके, तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल, ये जो केस मैंने पहला जो केस पकड़ा है, ये जो पहला केस पकड़ा है, इसको समझते हैं यहाँ पे कि अगर 15 मार्कर क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया तो टोटल 10 क्वेश्चन होते, उसमें से 5 क्वेश्चन को आपने दी बेस्ट आंसर लिख दिया और 5 क्वेश्चन को आपने दी एवरेज आंसर लिख दिया, तो आपको द बेस्ट आंसर जिसने लिखा था उसमें आपको मिल गया 12 से लेके 11 तक, और जो वर्स्ट आंसर लिखा था आपने एवरेज लिखा था उसमें 5 से 4 मिल गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने सत्यम भाई ने कहा है कि अगर आपने बेस्ट आंसर लिखा तो यू कैन स्कोर 9 to 10 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो आपने 15 मार्कर में तो आपने बेस्ट आंसर लिखा है, तो आपको तो 11-12 मिलनी चाहिए, तभी भी 3 मार्क्स कम बोल रहा हूँ मैं। तो आप ये मार्क्स को ही कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेट करके ही 80-85 हो जा रहे हैं। आप 2022 के GS3 का मार्क्स देखिएगा इस बार, उसमें ऑन एन एवरेज मार्क्स कितने मिले पता है आपको लोगों को? 75 से लेके 80-85 के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू सत्यम भाई, जो अगर हम 15 मार्कर के क्वेश्चन को पहले टैकल कर रहे हैं तो आपको तो फिर इसी में आपका हो गया काम, इसी में काम ख़त्म हो गया। अब केस दूसरा लेते हैं, एक दूसरा केस मैंने उसी में कंसिडर किया है कि आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 15 के 15 10 क्वेश्चन को आपने दी बेस्ट आंसर लिख दिया, दी बेस्ट मतलब लाइक मॉडल आंसर आपने लिख दिया, वहीं पे जाके बोला ले भाई इसको छाप दे, कॉपी कर दी, ये मॉडल आंसर है। अब दी बेस्ट आंसर आपने अगर लिख दिया है तो वहाँ पे तो आपको 120 मार्क मिल गए, क्योंकि सत्यम भाई क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली अगर आपने अच्छा आंसर लिखा है तो आपको 11 भी मिल सकता है, आपको 12 भी मिल सकता है आउट ऑफ 15। तो अगर यहीं पे 120 मार्क आपके हो गए देन देयर इज नो नीड टू अटेम्प्ट 10 मार्कर क्वेश्चन। हाँ, हो गया ख़त्म भाई, टाटा, 120 मार्क मिल गए। अब क्या करना है आपको? चिल करिए, सो जाइए, सही रहेगा। लग रहा है आपको लॉजिक, इसका लॉजिक लग रहा है? हाँ, क्या बोले अब? चलिए ठीक है, ये देखिए, ये बेसिकली इन्होंने मतलब इसका भी ना थोड़ा सा लॉजिकली, मैं पूरे वीडियो को बता रहा हूँ, जस्ट आप ना वीडियो को लॉजिकली देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उन्होंने एक दोस्त का आंसर लिखा, मतलब आंसर शीट दिखाया, और क्वेश्चन था बेसिकली ग्रोथ ऑफ इंडियन मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, जो कि स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया से है, मॉडर्न हिस्ट्री से। अब अकॉर्डिंग टू सत्यम भाई, वो जो बंदा है 3-4 बार मेंस लिख चुका है, उसके पास नॉलेज अच्छा है, उसके पास कंटेंट अच्छा है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सलेंट। एट द एंड व्हाट ही इज सेइंग कि उस बंदे ने, जो इनका दोस्त है बेसिकली, उन्होंने डिमांड जो है क्वेश्चन का उसको मिस कर दिया है। डू यू रियली थिंक सो? टेल मी गाइस कि आप डू यू थिंक सो कि अगर आपने 3 से 4 अटेम्प्ट दे चुके हो, 3 से 4 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आपके पास इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगा ना कि स्टैटिक टॉपिक के डिमांड को आप में सही से एड्रेस कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना बेसिकली आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से टैकल कर सकते हो। इसके लिए कोई डायनामिक्स का आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। इसने ये नहीं पूछ लिया कि अमेरिका में क्या हुआ था भाई बता दो, उसके लिए डायनामिक्स अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। ये इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर नहीं पूछा है आपका क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन है यार। और एक बंदे ने जिसने 4 बार मेंस लिख चुका है वो बंदा, डू यू थिंक सो कि उसको स्टैटिक टॉपिक नहीं पता होगा कैसे मेंशन करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं? तो 1 घंटा 4 बार मेंस लिखा है उसने। हाँ चलिए, इसमें भी मैं 2 केस लेता हूँ बेसिकली। मुझे जो बेसिकली डाउट है, अगर कोर डिमांड को उसने मेंशन नहीं किया, एड्रेस नहीं किया है, तो माइट भी बंदा सीरियस नहीं होगा, या तो उसके पास टाइम नहीं होगा। माइट भी ऐसा हो सकता है कि जिस क्वेश्चन को सत्यम भाई ने देखा वो क्वेश्चन उसने लास्ट में टैकल किया हो, लास्ट में लिखा हो। देर आर प्रोबेबली, या तो लास्ट में उसको टाइम, लास्ट में देखा हो, या तो टाइम नहीं मिला हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन एक जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर भाई साहब ने 3 से 4 बार मेंस लिखा है देन इट मीन ही इज़ टू सीरियस, नॉट ओनली सीरियस, कंसिस्टेंट बंदा है। हाँ, 3 से 4 बार आप अटेम्प्ट दे रहे हो, आपको समझ रहा है आप, आपकी माइंड, आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है उस टाइम पे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। इस बंदे को जाके पूछिए आप, आपने तो बोल दिया कि आपने कोर डिमांड को मेंशन नहीं किया, जस्ट बिकॉज आप इवैल्यूएटर को प्रूव करना चाहते हो कि इवैल्यूएटर बेवकूफ़ है, आप सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हो कि इवैल्यूएटर गार्बेज है। उसके बेसिस पे आपने अपने दोस्त को बोल दिया कि उसने कोर डिमांड को मेंशन ही नहीं किया है। चलो ठीक है, अग्री कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी हमें। आपका दोस्त है, आप जानिए, आप समझिए।
देखो, तो ये देखो लॉजिकलेस लगा मुझे खुद। आप अपने आप को यहाँ पे रखना, आप अपने आप को रखो यहाँ पे, जस्ट पुट योर सेल्फ हेयर। और आप सोचो कि आपने 3-4 बार मेंस दे चुके हैं, आपको पास नॉलेज है, कंटेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है आपके पास। तो आपको लगता है कि ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेक्ट्रम के यूनिट नंबर 5 से लेके 8 तक, इसमें ये क्वेश्चन डील हो जाता है। यूनिट 5 में आप ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन को डील कर लोगे, क्योंकि यहाँ से गांधी एरा स्टार्ट होता है। क्या बोले यार, मतलब वही मैं मतलब यहाँ पे भी वही लिखा है मैंने कि मतलब बेसिकली बंदा सीरियस है यार। आप कैसे बोल सकते हो कि एक बंदा जो 3-4 बार मेंस लिख चुका है वो स्टार्टिंग टॉपिक को डील नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग टॉपिक को एड्रेस नहीं कर रहा है। डू यू थिंक सो? और समटाइम हो सकता है कि माइट भी एक केस ये हो सकता है कि एंजाइटी में वो भूल गया हो, एंजाइटी में कभी कभी इंसान लिखना कुछ और चाहता है, कुछ और लिख देता है, माइट भी ये हो सकता है। तो इसमें मतलब प्रोबेबली का है ये, इसमें मैं प्रोबेबली बोलूँगा कि मुझे तो नहीं लगता। खैर, अब देखिए ना, मैं ना एक चीज़ आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली उन्होंने उन्होंने ना एट द एंड पे एक बोला था कि टिक टिक टिक, रुक जा भाई, टिक मतलब 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो बाकी के मार्क्स कहाँ गए मेरे? ये कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा कि इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है? जो इनका डाउट है सत्यम भाई का। तो अब आपको समझ में आया इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है। इम्प्रूवमेंट आपको 6 मार्क्स मिल रहा है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। जस्ट आपको देखना है कि हाँ थोड़ा बहुत मैं इम्प्रूव कहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं लिख सकते। मैं एक टॉपर्स का वो देख रहा था बेसिकली, क्या देख रहा था मैं, साथ से मैं टेलीग्राम पे ही रीड कर रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है देन यू हैव टू फिनिश दिस आंसर विद इन 230 वर्ड्स। अगर आप 250 तक चले गए तो आप आंसर लिख ही नहीं पाओगे। तो आप एक बात बताइए, 250 मार्क्स के आंसर को आप 230 में फिनिश कर रहे हो, आपके पास टाइम लिमिट है, तो आपको ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स ही मिलेगा, 6 to 7 के आसपास ही मिलेगा इसमें। क्योंकि यूपीएससी भी तो उतना ही दे रहा है ना यार। आप एक काम करो, टॉपर्स के ना मार्क्स देखना जाके, ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है। मैं तो इतने ही मार्क्स देखता हूँ, 110 से लेके 120, 125 मैक्सिमम इतने मार्क्स जाते हैं जीएस में। ऑन एन एवरेज लगा लो आप कितने मार्क्स दे रहा है यूपीएससी। ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स हुए दोनों क्वेश्चन को मिला के, 10 मार्कर, 15 मार्कर। जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इवैल्यूएशन को लेके बेसिकली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। बेसिकली फॉर बिगनर जिन्होंने 1 और 2 मेंस नहीं दिया है, इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ समवन इज सेइंग यू कि इवैल्यूएशन इज गार्बेज, इवैल्यूएशन इज यूजलेस, भाई बर्बाद कर रहा है आपको वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपना ही नाम मेंशन कर दिया यहाँ पे। खैर, तो अब देखिए मैंने बेसिकली क्या किया था ना एक बार, आई डोंट नो आपने कभी किया कि नहीं किया। डू वन थिंग, जस्ट आप अगर मेंस का आंसर लिखने जा रहे हो ना, डू वन थिंग, आप ना मॉडल आंसर को कॉपी कर लो, एग्जैक्ट कॉपी करके आप उसको भेज दो आंसर को चेक करने के लिए। स्टिल यू विल गेट 6 मार्क्स, स्टिल यू विल गेट 5.5 मार्क्स। उसमें भी आपको इवैल्यूएटर जो होगा ना, इवैल्यूएटर आपको उसमें ये बताएगा कि आपको एग्जाम्पल ऐड करना चाहिए था, आपको फैक्ट्स लिखना चाहिए था, आपको डायग्राम लिखना चाहिए था, आपको फ्लो चार्ट बनाना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। देयर आर एन नंबर ऑफ सजेशन आपको बता देंगे वो। अब मैंने ये किया हुआ है बेसिकली, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप भी एक बार करके देखिएगा। अब देखिए क्या है ना, बेसिकली मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि बीइंग अ बिगिनर मुझे कैसे समझ में आया कि आंसर कैसे लिखना होता है। देखिए कैसा होता है ना, सम टाइम ये जो इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है ना, आपको उसको लिंक्ड करना होता है तीनों को। जो आपका इंट्रोडक्शन है उससे आपका बॉडी लिंक्ड होना चाहिए, और आपका जो ये दोनों है उससे आपका कंक्लूजन लिंक्ड होना चाहिए। अब समटाइम क्या होता है कि आप जैसे अगर इवैल्यूएशन का प्रोग्राम अगर इवैल्यूएट करवाते हो अपने आंसर को, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो उसके बेनिफिट क्या पता है आपको? आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन को टैकल करना आ जाएगा। मैं समझाया था आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, वेग क्वेश्चन को टैकल करना आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू स्ट्रक्चर आंसर, कंक्लूजन, बॉडी। और वन थिंग दैट इज़, मैं आई वॉज डूइंग टू मच, मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था उस टाइम पे, मैं डायरेक्ट जंप करता था। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें क्वेश्चन है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिख रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं ए से सी पे जंप करता था। ये मुझे इवैल्यूएटर ने बताया कि ये जो आपने गैप छोड़ दिया है, इट विल डिडक्ट योर मार्क्स। और एक चीज़ मैं जो मेंशन करना चाहूँगा कि आप खुद आंसर लिख के देखना एक बार, ठीक है।
जितना सत्यम भाई ने बताया ना कि इम्प्रूवमेंट ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट करना है, मैं बता रहा हूँ घंटा नहीं हो सकता उतना, नहीं लिख सकते उतना, कोई नहीं लिख सकता है उतना। रियलिटी कितने लिखोगे आप, कितने इंप्रूवमेंट करोगे यार। अब देखिए, जो इवैल्यूएशन है ना, बेसिकली इवैल्यूएटर टू इवैल्यूएटर भी डिफर करता है। फॉर एग्जांपल आपने, मैं ना I'm a टेक्निकल का है, ठीक है, मैकेनिकल से हूँ तो मैं टेक्निकल हूँ। तो मैं ना मोस्ट ऑफ टाइम ना, जब स्टार्टिंग किया था जब मैंने स्टार्ट किया था आंसर लिखना, ऑन दैट टाइम जस्ट व्हाट आई वाज डूइंग, मैं फ्लो चार्ट में लिखता था। मुझे ना ज़्यादा लिखना, मतलब उतना लिखना पसंद नहीं है मुझे। मैं जस्ट जैसे ये बनाया ना फ्लो चार्ट, ऐसे ऐसे करके मैं फटा ऐसे ऐसे एरो दे के लिख देता था आंसर। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कुछ इवैल्यूएटर को दी बेस्ट लग रहा है, कुछ इवैल्यूएटर को वो फ्लो चार्ट वाला जो आंसर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और किसी इवैल्यूएटर को बहुत ही ख़राब लग रहा है। देन मुझे एक चीज़ समझ में आया, आई गॉट टू नो कि इट डिफर फ्रॉम इवैल्यूएटर टू इवैल्यूएटर एज वेल। ठीक है, अब जो सत्यम जैन ने वो जो भाई हैं बेसिकली, जो वीडियो में जो भी उन्होंने कवर किया है, ही इज़ राइट, बट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवांस, नॉट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बिगनर। अगर आप वो, मैं मतलब मैं उनको बोलूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि भाई आपको मेंशन करना चाहिए कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर द बिगनर, दिस वीडियो इज़ टोटली हु हैव गिवन एटलीस्ट 1 2 और 3 अटेम्प्ट, जो मेंस लिख चुका है, ठीक है, वो सेल्फ इवैल्यूएट कर सकता है। नो, बिगनर सेल्फ इवैल्यूएट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब अगर गार्बेज, अगर ये बोल रहे हैं कि गार्बेज है इवैल्यूएशन, तो अगर आपने 3 4 अटेम्प्ट दिया हुआ है तब आप इवैल्यूएशन खुद से कर सकते हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कभी आपने किसी भी टॉपर को सुना एवर एवर कि मैंने 5 अटेम्प्ट दे दिया था, उसके बाद मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन करना स्टार्ट किया, मैंने इवैल्यूएशन प्रोग्राम ज्वाइन ही नहीं किया। कभी सुना है आपने कि मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन किया था? मैंने तो इस बार पापा से करवाया था, मम्मी से करवाया था, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया इवैल्यूएशन का। नहीं, किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, सब इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी, देखिए, वन सजेशन, सुनो सबकी, एंड एट द एंड टेक्निकली, लॉजिकली सोचो उसको, ठीक है। और इस वीडियो में ना मुझे बताना कि मैंने क्या लॉजिकली कवर नहीं किया है। जस्ट आई वांट टू नो कि मैं तो उस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखा था। या तो आप एक काम करिए, उस वीडियो को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को उस वीडियो को जाके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि समवेयर आई एम राइट। उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि ये बिगिनर के लिए है ही नहीं, बेसिकली नॉट फॉर द बिगिनर। खैर छोड़िए। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू जिसने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है।